मनुष्य का जो शरीर है वो निरंतर क्या करता है, उपापचय की क्रियाएं करता रहता है। जैसे कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या क्लासरूम में पढ़ रहे हों, खेल के मैदान में खेल रहे हों या बिस्तर पे पड़े हों और सोए हों, हवाई जहाज में हो, रेलगाड़ी में हो, कुर्सी पे बैठे हो, सोए हो, बैठे हो, जगे हो, हर क्षण शरीर में ये उपापचय चयापचय की क्रिया होती रहती है। मनुष्य को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। और कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, कुछ इच्छा से करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, कमरे धोना, खाना पकाना। तो जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं इनको करने के लिए हमारे शरीर को ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं वो क्रियाशील होती हैं, अतः इन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिन्हें नहीं चाहने पे भी होती हैं, जैसे जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा शरीर का अंदर का अंग क्रियाशील रहता है, हृदय की धड़कन हो, फेफड़ा हो, वृक्क हो, रक्त परिसंचरण हो, ये सारी क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अब मानव का जो शरीर है ना उसे एक मशीन की तरह माना गया है। जैसे कि मशीन को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और मशीन को जैसे भोजन ईंधन दिया जाता है तो मनुष्य को भी ऐसे खाने की जरूरत होती है। तो ये जो भोजन होता है इसी से उसको ऊर्जा मिलती है। परंतु व्यक्ति को थोड़ा मानसिक और शारीरिक विश्राम की आवश्यकता भी होती है। तो चयापचय क्या है, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से चयापचय कहते हैं। चयापचय के दो भाग हैं, दो क्रिया होती है इसमें। एक है अपचय, दूसरा है उपचय। अपचय जब भोज्य पदार्थ टूटने और विभक्त होने की क्रिया होती है उसे अपचय कहते हैं। और जब शरीर में निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं जैसे मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण, शारीरिक वृद्धि के साथ उपचय की क्रियाएं अधिक होती है और वृद्धावस्था में अपचय की क्रियाएं। इसलिए अवस्था में उपचय की क्रिया अधिक होती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में उपचय की क्रिया अधिक होती है, वृद्धावस्था में अपचय की क्रिया अधिक होती है और प्रौढ़ावस्था में उपचय और अपचय बराबर चलता है। पिछले ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोषण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो लेवोजियर को पोषण विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर ऊर्जा चयापचय पे को एक प्रयोग किया था और उससे निष्कर्ष निकाला था कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जा सकता है और मनुष्य की आहार ग्रहण करने तथा क्रियाशीलता बढ़ने से शरीर में ऑक्सीजन की खपत अधिक होती है। मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य गहरा संबंध होता है। और सन 1966 में पैटन, कॉपर तथा वॉयट ने सबसे पहले श्वसन कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किया था। एक और वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक थे अटवाटर। इन्होंने 1892 से 1902 तक ऊर्जा चयापचय से संबंधित अनेक प्रयोग किए तथा विकसित प्रकार का एक मानव श्वसन कैलोरीमीटर का आविष्कार किया। उन्होंने अपने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और भोज्य मूल्य संबंधी सूची भी इन्होंने तैयार की। अब आते हैं ऊर्जा। शरीर को श्रम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा हमें पेड़ पौधों, भोजन जो भी हम खाते हैं, जानवर वगैरह जो भी होते हैं उनसे ये ऊर्जा हमें मिलती है। अब प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, केवल इसका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा इसे कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के रूप में अपने भीतर संचय करके रखते हैं। और मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे से भोजन ग्रहण करते हैं, वह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये मुख्य ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। अब कार्बोज एवं वसा के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूत्र है H2O एवं ऊष्मा प्राप्त होती है, तथा प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा तथा यूरिया प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कार्बोज एवं वसा के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है और प्रोटीन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, या तो फिर ये पूछा जा सकता है कि यूरिया किसके ऑक्सीकरण से मिलता है। नेक्स्ट, हाँ, अब ऊर्जा जिस इकाई से मापा जाता है उसे कैलोरी कहते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली जो कैलोरी होती है वो किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। और आहार एवं पोषण विज्ञान में काफी लंबे समय से भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने के लिए किलो कैलोरी का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने ऊर्जा मापने के लिए किलो कैलोरी के स्थान पर मेगाजूल का सुझाव दिया। किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पानी का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उस ताप की मात्रा को ही किलो कैलोरी कहते हैं। पोषण विज्ञान में प्रयोग की जाने वाले कैलोरी को किलो कैलोरी कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान में जो प्रयोग आने वाली कैलोरी है उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा होता है। और 1 किलो कैलोरी आपके 4.186 किलो जूल के बराबर होता है। और भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण, इसके भोजन का जो ऊर्जा मूल्य है उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। ये खाद्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, और जिनमें जल की मात्रा अधिक नहीं होती है, मतलब कम होता है, उनका ऊर्जा मूल्य, जिसमें पानी रहेगा उसका ऊर्जा मूल्य कम होगा और जिसमें पानी नहीं होगा उसमें ऊर्जा मूल्य अधिक होगा। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, मौसमी है, इसमें जल की मात्रा अधिक है तो इनका ऊर्जा मूल्य कम होगा। तो भोज्य पदार्थ में ऊर्जा मूल्य को नापने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। ये आर्टवाटर ने इसका उपयोग किया था। और अप्रत्यक्ष विधि जो है उसमें ऑक्सी कैलोरी के उपयोग से किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि है आपके बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, और अप्रत्यक्ष विधि में बेनेडिक्स, ये प्रॉक्सिनी ऑक्सी कैलोरीमीटर है, तो इसमें बेनेडिक्स ऑक्सी कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य, मतलब कि जब आप खाना खाते हो तो उपापचय की क्रिया होती है, उसमें भी कुछ ऊर्जा व्यय होती है। फिर जब उपापचय की क्रिया संपन्न हो जाती है तो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं जो आपके वेस्ट हो जाते हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितना भी आप भोजन ग्रहण करते हो वो सारे आपके शरीर में प्रयोग नहीं होते हैं। तो भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य आपके जो वास्तविक ऊर्जा मूल्य होता है उससे अधिक होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कार्बोज है, कार्बोज आपने ग्रहण किया, कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें 4.1 के उसका किलो कैलोरी वास्तविक ऊर्जा मूल्य है। लेकिन जब आपने उसको ग्रहण किया तो उसका 2% क्या है, वो पाचन में भोज्य ऊर्जा का व्यय हो गया 2%। देखिए कार्बोज का 98% ही पाचन के बाद अवशोषित हो पाता है, तो 2% क्या हो गया, जब वो पाचन हो रहा है तो 2% उसका खर्च हो जा रहा है, तो 2% खर्च हो गया तो 98% ही उसका बचा है। तो जब इसका 2% खत्म हुआ तो पाचन के बाद कुल प्राप्त ऊर्जा आपका 4%, 4 ही रह गया। 4.1 था वास्तविक मूल्य, 2% खर्च हुआ तो वो 4 बचा। और चयापचय के बाद भोज्य ऊर्जा के नाश, इसमें कुछ चयापचय में नाश नहीं होता है, तो इसका शारीरिक ऊर्जा मूल्य सेम रहता है। इसी प्रकार प्रोटीन है, प्रोटीन का वास्तविक जो भोजन रॉ मटेरियल जो भोजन का होता है, जो खाने के लिए आप खाना रखे हो, उसमें 5.62 होता है, लेकिन जो प्रोटीन है उसका 8% आपके भोजन के पाचन में खर्च हो जाता है। तो 8%
100 में से 8 क्या 92, तो प्रोटीन का 92% ही पाचन के बाद अवशोषित हो पाता है। 92 बचा, 92% इसका निकल गया 5.62 में, तो 8% निकल गया, तो आपका बचा 5.2। अब ये 5.2 के बाद भी चयापचय के बाद भोज्य ऊर्जा का नाश होता है इसमें प्रोटीन का। 1.25 इसका नाश होने के बाद आपका शारीरिक ऊर्जा मूल्य बचता है 4.0 किलो कैलोरी। इसी प्रकार वसा का वास्तविक ऊर्जा मूल्य आपका 9.45 है और पाचन में इसका 5% खर्च होता है। तो अगर 100 में 5% गया तो 95, तो 5% अगर 9.45 का गया तो आपका 9 हो गया। इसमें चयापचय में कोई नाश नहीं होता है, तो 9% शारीरिक ऊर्जा मूल्य है। आपका मेन यही आता है कि कार्बोज, वसा और प्रोटीन का, और ये शारीरिक ऊर्जा मूल्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेम है, वसा का 9 है, 4 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अवशोषण में कितने % खर्च होते हैं या अवशोषण के बाद कितना बचता है। तो आप सिर्फ ये याद कर दीजिए 285 या 258 ऐसे याद कर लीजिए। तो आपसे या तो अगर पूछ ले कि कितना बचता है तो 98, 95, 92, और अगर पूछे कि कितना खर्च होता है तो 2%, 8% और 5%। कैलोरीमेट्री पढ़ने से पहले भोज्य पदार्थ में कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो कैलोरी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि भोज्य पदार्थ में पानी की मात्रा कितनी है। अगर पानी की मात्रा भोज्य पदार्थ में अधिक है तो कैलोरी मूल्य कम होगा, और अगर पानी की मात्रा कम है तो कैलोरी मूल्य अधिक होगा, और अगर पानी की मात्रा अधिक है तो कैलोरी मूल्य कम होगा। दूसरा, भोज्य पदार्थ में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन जो है ये ऊर्जा देते हैं। अब इसमें से क्या है कि वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि कहीं ट्रैवलिंग के लिए आप बाहर दूर देर तक के लिए रहते हो तो तले भुने खाना लोग ज़्यादा ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि खाना जो है वो जल्दी पचता नहीं है, वो काफ़ी टाइम तक आपके पेट में स्टोर रहता है। तो इस वजह से भी इसका जो वसा है वो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, इसलिए भी कैलोरी मूल्य इसका अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार भोज्य पदार्थों को पकाने से, जैसे कि भोज्य पदार्थ को पकाने में ऊर्जा मूल्य निर्भर करता है। जैसे कि केवल पानी में बिना कुछ अगर मिलाए उबाल कर पकाया जाता है तो उसकी ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन अगर उनको किसी चीज़ से मिश्रित कर दिया जाए, उसमें शुगर डाल दिया जाए या उसको भून दिया जाए तेल में, या हलवा बना दिया जाए, तो इससे ऊर्जा मूल्य उसकी बढ़ जाती है। अब आते हैं कैलोरीमेट्री पे। कैलोरीमेट्री क्या है, ये एक यंत्र है जो कि शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा शरीर के द्वारा व्यय ऊर्जा को नापती है। इसके सिद्धांत क्या है, भोज्य पदार्थ का अंतिम मूल्य घटक ऊर्जा होता है। शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त होती है। और ज्वलन, ये ज्वलन है, ज्वलन की छोटी जगह, इसको ठीक कर देती हूँ, रुकिए। ज्वलन की छोटी जगह में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं बड़ी जगह में कम। इस क्रिया पर उष्णता निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए ईंधन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, हाँ, कैलोरीमेट्री से एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नापा जाता है। और शरीर से ऊर्जा व्यय को निम्नलिखित 2 विधियों से नापा जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है कि इस विधि द्वारा शरीर ताप के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से आंकते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा शरीर के व्यय ऊर्जा को जिस यंत्र से नापा जाता है उस यंत्र का नाम है अटवाटर रोसा बेनेडिक्स का श्वसन कैलोरीमीटर। इसको लिख देती हूँ, ठीक है। अटवाटर रोसा बेनेडिक्स का श्वसन कैलोरीमीटर, इससे क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि है। किस लिए, कैलोरीमेट्री का ये प्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि
इस विधि में शरीर से ऊष्मा व्यय को मापने के लिए अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री का उपयोग किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति से एक निश्चित समय 5 या 10 मिनट तक शारीरिक क्रिया करवाई जाती है। इस क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। जैसे कि 1 लीटर ऑक्सीजन की मात्रा 4.825 किलो कैलोरी के बराबर होता है और इसी के आधार पर शरीर द्वारा व्यय ऊष्मा की ज्ञान मतलब कि ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, श्वसन गुणांक क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्वसन गुणांक कैसे करते हैं? जैसे कि व्यक्ति द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की आयतन तथा उसके उपयोग में ली गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। और कार्बोज तथा कार्बोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उसका श्वसन गुणांक 1.0 होता है और वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है और प्रोटीन का श्वसन गुणांक 0.82 होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोज का श्वसन गुणांक, वसा का और प्रोटीन का श्वसन गुणांक कितना होता है, इसे याद कर लीजिएगा। और एक सामान्य व्यक्ति के भोजन में जितने कार्बोज मतलब कि 70% कार्बोज और वसा 20% और प्रोटीन 10% होता है, उसका श्वसन गुणांक कितना होता है? 0.82 होता है। और साधारण या कम क्रियाशील व्यक्ति को 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम वजन प्रति घंटा के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 1 फ़ारेनहाइट तापमान के अंतराल से 7% बीएमआर बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपका नेट एग्जाम में पूछा गया था कि 1 फ़ारेनहाइट तापमान से कितने परसेंट बीएमआर बढ़ जाता है, तो 7% है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि शरीर में जो कुल ऊर्जा की आवश्यकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपका उम्र एवं शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक क्रियाशीलता है, आपकी मांसपेशी क्रियाएं हैं, गर्भावस्था है, दुग्धावस्था की अवस्था है, जलवायु है, शारीरिक स्वास्थ्य है, लिंग भेद है, विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया है और आधारित चयापचय है। साधारण कम क्रियाशील व्यक्ति का तो बता ही चुके हैं। और 1 फ़ारेनहाइट पे कितना बीएमआर होता है ये बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया क्या है? भोजन ग्रहण करने में हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हम विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो भोजन के बाद जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसके उत्पादन को ही विशिष्ट गत्यात्मक ऊर्जा कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी आय जो है 1500 रुपए है। अब इसी आय पर अगर आपको टैक्स देना पड़ता है तो आपका टैक्स होता है 200 रुपये जमा करने पड़ते हैं और उसी वास्तविक आय जो 1500 है वो न होकर अब आपकी 1300 हुई क्योंकि आपने 200 तो टैक्स दे दिया है। और व्यक्ति का जो 1300 रुपये ही खर्च कर सकेगा क्योंकि 200 तो टैक्स उसका चलेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम भोजन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो इस भोज्य पदार्थों का जो अवशोषण हो जाता है, कुछ अंश पाचन क्रिया में व्यय हो जाता है। तो जब हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं उसका 98% भाग अवशोषित हो जाता है, सिर्फ 2% भाग चयापचय की क्रिया में व्यय होता है। तो जो ये शरीर में टैक्स के रूप में व्यय होता है इसी टैक्स को ही विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया या भोजन का ऊर्जात्मक प्रभाव कहते हैं। मतलब जो 2% है यही आपका विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया और ऊर्जात्मक प्रभाव कहलाएगा। आधारित चयापचय क्या है? जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में है, ठीक है, उसके शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती है, इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आंतरिक अंग सदैव क्रियाशील रहते हैं, लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा व्यय होती है। साथ ही शारीरिक ताप के नियमन में भी ऊर्जा व्यय होती है। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को करने में तथा शरीर के ताप नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारित चयापचय कहते हैं।
अगर आपको बहुत लॉन्ग में नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से समझ लीजिए, विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया क्या है, आपका इनकम टैक्स है। और आधारित चयापचय क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसको, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनको करने के लिए, उसे आधारी चक्र, आधार मतलब आधारी का समझ लीजिए आधार। क्योंकि आधार इस तरह से लगा लीजिए कि जैसे हमें शरीर है हमारा, अगर हम नहीं कुछ करेंगे फिर भी हमारे शरीर में कोई ना कोई काम तो चल रहा है जिसके आधार पे हम जिंदा हैं। तो जिंदा रहने का जो आधार है, तो उस क्रिया में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, आवश्यकता है, उसे आधारी चयापचय कहते हैं। अब आधारी चयापचय को नापने के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? पहले तो व्यक्ति का शरीर का तापमान सामान्य होना चाहिए, उसे भोजन ग्रहण किए हुए 12 घंटे हो चुके हो, कमरे का तापमान आरामदायक मतलब कि 21 से 24 सेल्सियस के आसपास हो, व्यक्ति पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में हो। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे तक पूर्ण आराम करना चाहिए। व्यक्ति किसी संवेगात्मक विकार से पीड़ित नहीं हो, जैसे क्रोध हो, भय, तनाव आदि। इसका सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति विश्राम की अवस्था में सामान्यतः ऑक्सीजन की उतनी ही मात्रा ग्रहण करता है जो उसके शरीर के आधारित चयापचय के लिए उपयोग में काम आता है। आधारित चयापचय दर का निर्धारण करना। आधारित चयापचय दर को मुख्यतः अप्रत्यक्ष विधि से ही नापते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, टिसोट का उपयोग प्रयोग में लाया जाता है, जो कि काफी समय लेने वाला तथा व्यय साध्य होता है। तो अप्रत्यक्ष विधि से आधारित चयापचय दर को नापने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, बेनेडिक्ट एवं रॉथ द्वारा आविष्कार किया गया, उसका प्रयोग किया जाता है। बेनेडिक्ट रॉथ में 2 भाग होते हैं, उपकरण जो किए उसके 2 भाग हैं, एक है स्पाइरोमीटर और दूसरा है काइमोग्राम। मशीन के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस नाम में आप याद कर लीजिए। और व्यक्ति पूर्ण शारीरिक मानसिक विश्राम की अवस्था में होता है तो उसका श्वसन गुणांक 0.82 माना जाता है। यह माना जाता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन उपयोग में लेने से 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति का आधारित चयापचय दर जो होता है, बीएमआर जो होता है, 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार प्रति घंटा होता है। मतलब दिन भर के अगर 24 घंटे है तो 24 इंटू जितना भार होगा उतना, और प्रति स्वस्थ व्यक्ति आधारित चयापचय दर जो है, जितना भार है, अगर 70 केजी का होगा तो 70 केजी और इंटू 1, मतलब 1 इंटू 70 इंटू 24, आपका टोटल आएगा 1680 किलो कैलोरी। और यदि व्यक्ति सुसुप्तावस्था में है तो उसे बीएमआर में 10% की कमी हो जाती है। अब आते हैं बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक। आधारित चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले शारीरिक भार है। सामान्यतः एक प्रौढ़ पुरुष जो होता है उसका वजन सामान्य है तो 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर भार घंटा प्रति घंटा होता है, और एक स्त्री का 0.9 किलो कैलोरी पर केजी घंटा होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का बीएमआर शरीर वजन एवं ऊंचाई से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो सेकंड आता है शरीर का आकार। पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार बीएमआर जो है शरीर भार की अपेक्षा शरीर के आकार और आकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे मोटे व्यक्तियों में वसा संग्रह अधिक होता है, अतः बीएमआर कम हो जाता है। इसके विपरीत दुबले पतले और क्रियाशील व्यक्तियों का बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में जलांश की मात्रा भी अधिक रहती है, साथ ही उनकी पेशियों की क्रियाशीलता भी अधिक होती है। इसलिए खिलाड़ियों और मजदूरों, पहलवानों, रिक्शा चालकों आदि का बीएमआर अधिक होता है। तीसरा कारक है उम्र। आधारित चयापचय दर की जो है व्यक्ति की उम्र पर भी निर्भर करता है। शारीरिक वृद्धि एवं बढ़वार के समय बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि वृद्धि के समय कोशों एवं तंतुओं का निर्माण अधिक होता है, और शेषावस्था में विशेषकर 1 से 2 वर्ष की अवस्था में बीएमआर सर्वाधिक होता है। बाल्यावस्था में आधारित चयापचय दर की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, परंतु किशोरावस्था में बीएमआर की गति पुनः बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, किशोरावस्था में हार्मोन, तंतु कोशों आदि का निर्माण तीव्रता से होता रहता है।
प्रौढ़ावस्था में आधारित चयापचय दर लगभग स्थिर ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में नए तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। लेकिन वृद्धावस्था में बीएमआर की गति काफी कम हो जाती है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो है उनका मांसपेशी और टोन मांसपेशी क्रियाओं की कमी के कारण शिथिल हो जाता है तथा ताप उत्पादन अधिकतर मांसपेशी तंतुओं से ही होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आती है, जिससे बीएमआर कम हो जाता है। लिंग भेद, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा बीएमआर 6 to 10% तक अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है, जबकि स्त्रियों के शरीर में वशीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है और वशीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है, अतः बीएमआर कम होता है। और नेक्स्ट है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव में संवेग पर भी आधारित चयापचय दर की गति निर्भर करती है। पूर्ण रूप से मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तो बीएमआर कम हो जाता है, लेकिन तनाव और संवेग क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इससे बीएमआर की गति बढ़ जाती है। भय, क्रोध, संवेग आदि की स्थिति में बीएमआर की गति 10 से 15% तक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि संवेग की स्थिति में हृदय गति तेज हो जाती है और सांस लेने छोड़ने की गति में वृद्धि होती है, तो हृदय फेफड़े क्या करते हैं, अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए बीएमआर की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक परिश्रम। जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक परिश्रम करता है उसका बीएमआर उतना ही अधिक होता है। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का बीएमआर क्या होता है, 4% तक बढ़ जाता है और मानसिक श्रम करने वाले बीएमआर कम होता है। नेक्स्ट है जलवायु। आधारित चयापचय दर का जलवायु के साथ गहरा संबंध है। जैसे सर्दी जलवायु में शरीर ताप को नियंत्रित करने के लिए शरीर को ऐच्छिक पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो बीएमआर भी बढ़ जाता है। और इसके विपरीत क्या होता है, गर्मी में बीएमआर कम हो जाता है। सामान्य जो तापक्रम होता है उसमें प्रति 10 सेल्सियस ताप की वृद्धि से व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता 5% कम हो जाती है, लेकिन सामान्य ताप से प्रति 10 सेल्सियस ताप घटने से ऊर्जा आवश्यकता 3% बढ़ जाती है। मतलब गर्मी में कम होती है और तापमान घटने पे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ज्वर। ज्वर का आपको बताइए 1 फ़ारेनहाइट अगर आपका वृद्धि हो रहा है तापमान, तो 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान अगर 106 फ़ारेनहाइट होता है तो उसका बीएमआर की गति कितनी होती है, 35 से 40% तक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावित ग्रंथियां। अंतःस्रावित ग्रंथियों में से मुख्य है थायराइड ग्रंथि। इसका बीएमआर पे इसका असर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और अत्यधिक स्राव से बीएमआर बढ़ जाता है। जैसे थायराइडिज्म जो है, इसकी स्थिति में जब थायराइड हार्मोन का अल्प स्राव होता है तो उसमें बीएमआर 30% कम हो जाती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म जो है उसकी स्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन का जब अत्यधिक स्राव होता है तो उसमें गति 90 से 100% तक वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार आपका एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, एड्रिनल की अधिकता से बीएमआर बढ़ जाता है। समय की स्थिति में एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव अधिक होता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलकर सीधे रक्त में आकर मिल जाता है, जिसके कारण सांस की गति, हृदय धड़कन की गति वृद्धि होती है, अतः बीएमआर बढ़ जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से में अधिक स्राव होता है, कौन से में कम होता है। तो जैसे जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो बोलते हैं ना, ज़्यादा हाइपर मत हो, तो हाइपर मतलब अधिक और हाइपो मतलब कम। नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा की स्थिति में बीएमआर की गति 5 से 10% कम हो जाती है। अपर्याप्त पोषण या उपवास की स्थिति में क्या होता है, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, इसलिए बीएमआर कम हो जाता है। तो उपवास के समय में 10 से 20% की कमी होती है। गर्भावस्था में बीएमआर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उसके शरीर की मांसपेशियों में अधिक क्रियाशील सक्रिय हो जाती हैं। गर्भकाल के 4थे माह और 9वें माह में बीएमआर की गति काफी वृद्धि हो जाती है।
जो कि सामान्य स्त्री की अपेक्षा गर्भवती स्त्री में बीएमआर जो है 10 से 15% तक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बीएमआर बढ़ जाता है। इस समय नए तंतुओं का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, जननांगों का विकास होता है, इसलिए कुछ दवाइयाँ भी है, दवाइयों की वजह से भी बीएमआर बढ़ जाता है, जैसे कैफीन है, निकोटीन है, इनकी उपयोग से ऊर्जा व्यय बढ़ जाता है। अब आते हैं शारीरिक क्रियाओं को ऊर्जा व्यय। किस तरह की क्रियाओं से कितना ऊर्जा व्यय होता है, ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए, क्योंकि रटने से ये नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक करके पहले आपको बताते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो देखते हैं। पहले अत्यंत कम परिश्रम वाली क्रियाएं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि बहुत कम परिश्रम किस काम में होता है। तो जो दिमागी काम है, बैठ के काम है, उसमें कम परिश्रम होता है। तो जैसे पढ़ना लिखना हो गया, भोजन ग्रहण करना हो गया, टीवी देखना हो गया, रेडियो सुनना, पेंटिंग करना, सब्जी काटना, बैठ कर किए जाने वाले जितने कार्य हैं वो हो गए आपके अत्यंत कम परिश्रम वाले। इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 100 से 140 तक। नेक्स्ट आता है हल्के परिश्रम वाले। अब थोड़ा सा उससे अधिक परिश्रम किसमें लगता है? अब आपको खाना पकाना हो गया है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना हो गया, या प्रेस करना हो गया, टाइप करना हो गया, मशीन से सिलाई बुनाई करना हो गया, कार चलाना, जूता पॉलिश, बिस्तर बिछाना, मेज झाड़ना आदि, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? हल्के परिश्रम वाली। आपको पढ़ना लिखना जितने भी दिमागी काम है वो आपके अत्यंत कम क्रियाशील में आएंगे। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो हल्के परिश्रम वाले। इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 150 से 290। अब आते हैं मध्यम परिश्रम वाली क्रियाएं। आपका झाड़ू लगाना हो गया, पोछा देना, हाथ से छोटे वस्त्र धोना, बागवानी करना, बर्तन मांजना, घर के अन्य छोटे मोटे कार्य करना। इसमें क्या हो गया? 330 से 400 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। अब इन तीनों का एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लो। जो दिमागी काम है, दिमागी काम जिसमें आपके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हो आंखों से, कान से, दिमाग से काम हो रहा है, वो अत्यंत कम क्रिया से। तो हल्के परिश्रम वाली क्रियाएं क्या है? जो आप बैठ के हाथ से कर रहे हो, वो हल्के परिश्रम वाले। मध्यम परिश्रम वाली क्रियाएं क्या है? जो आप झुक के कर रहे हो, मतलब जिसमें आपके शोल्डर, बैक, पैर, इन सब का यूज हो रहा है, वो आपका मध्य परिश्रम वाला है। अब आते हैं अधिक परिश्रम करने वाले कार्य, जैसे कि हाथ से निराई जुताई करना, गोल्फ खेलना, तेज गति से चलना, गेंद फेंकना, घुड़सवारी करना, ये आपके अधिक परिश्रम करने वाले हैं। तो इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 440 से 590 किलो कैलोरी। बहुत अधिक परिश्रम करने वाले कार्य क्या हो गए? तीव्र गति से दौड़ना, पेड़ काटना, टेनिस खेलना, रिक्शा चलाना, खेत में हल चलाना, फुटबॉल खेलना, खनन कार्य और तैराकी। इसमें 650 से 750 किलो कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। इन तीनों को ट्रिक आपको समझ में आ गया। हल्के क्रियाशील काम जो होते हैं उसमें सिर्फ आप बैठ के आंखों कानों का प्रयोग करके करते हो। हल्के परिश्रम वाले क्या होते हैं? आप बैठ के हाथों का प्रयोग करके करते हो। मध्यम परिश्रम वाले क्या करते हो? मध्यम परिश्रम वाले में आप बैठ के या झुक के कार्य करते हो। अधिक परिश्रम वाले में क्या है? आप थोड़ा प्रेशर देते हो, खड़े होके कर रहे हो या बैठ के कर रहे हो, उसमें प्रेशर आपके लगते हैं। बहुत अधिक परिश्रम क्रिया वाली अधिकतर स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, या फिर खेती कर रहे हो, वो सारी क्रियाएं आपके बहुत अधिक परिश्रम वाली क्रियाएं होती है। ऊर्जा संतुलन एक इसमें टॉपिक है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी नियंत्रण पद्धति है जिसमें शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। ऊर्जा संतुलन में 3 प्रणालियां मुख्य रूप से सहयोग देती हैं, जैसे कि गुर्दे में व्यय पदार्थ का निष्कासन करना, आंतों में पौष्टिक तत्वों का अवशोषण और कोशों में चयापचय की क्रिया द्वारा। शरीर में जो ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का उचित अनुपात होना आवश्यक है। आपको पता ही है कितने कितने परसेंट ऊर्जा, मतलब कि वसा या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण हो पाता है। अब एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में मूत्र में कार्बोजन वसा का अंश उपस्थित नहीं होता है। आहार संतुलन को बनाए रखने में वाहक तंत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है और भूख की संवेदना पर भोजन ग्रहण करना निर्भर करता है। जैसे मस्तिष्क में भूख केंद्र उपस्थित होता है, इस केंद्र में क्या होता है? उपस्थित तंत्रिकाओं के उत्तेजन होने से व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। जैसे आपको भूख लगी है
तो दिमाग में जो आपका भूख केंद्र होता है, जो आपको हंगर सेंटर होता है, वो संकेत देता है कि अभी भूख लगी है। तो ऊर्जा के संग्रह में परिवर्तन होने से इन तंत्रिकाओं की उत्तेजना प्रभावित होती है। जैसे मस्तिष्क में ये मैसेज भेजा जाता है कि अब भूख लगी, अब खाना खाना चाहिए। लेकिन जब ये भूख केंद्र खराब हो जाता है या किसी प्रकार से काम नहीं करता है, तो जबरदस्ती न खिलाया जाए, तो उस उपवास के कारण कुपोषण भयंकर शिकार हो जाता है आदमी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग में कुछ तृप्ति केंद्र होते हैं जो व्यक्ति को भोजन करने से रोकते हैं, परंतु ब्रेन कैंसर की स्थिति में ये निष्क्रिय हो जाते हैं और इसका परिणाम होता है व्यक्ति अधिक भोजन ग्रहण करने लगता है, क्योंकि तृप्ति केंद्र में उपस्थित तंत्रिकाएं आमाशय के खाली होने का सूचना तुरंत ही भूख केंद्र को देती हैं और आमाशय के पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। रक्त के ग्लूकोज की मात्रा कमी होने से भी भूख केंद्र सक्रिय हो जाता है तथा व्यक्ति की भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वे व्यक्ति जो अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक वसा युक्त भोजन करते हैं तथा कम क्रियाशील क्रियाएं करते हैं, वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और ऊर्जा की अधिकता के प्रभाव क्या है? वजन बढ़ना है, मोटापा है, और मतलब कि ऊर्जा की कमी का क्या प्रभाव है? वजन कम हो जाना, क्रियाशीलता में कमी और शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।